दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 12 से आज पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हम इस पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और आपको पता है कि नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार अब गद्य पाठ से 7 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो हम 50 से अधिक प्रश्न आपके सम्मुख लेके उपस्थित हुए हैं और मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका इस पाठ से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न गलत नहीं होगा और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो कि हमने इसमें शामिल ना किया हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने इस पाठ को लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो आपको पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकपाल है। हमारा बी ऑप्शन सही है। तो रामजी सकपाल आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। और जैसा कि आपको पाठ से ही पता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण है, साथ ही ये एक प्रमुख कारण है। तो हमारा जो सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, ये जो है ऑप्शन सही है कि जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। मूक नायक क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह में जो मूक नायक है वो क्या है? पत्रिका। पत्रिका एक मूक नायक, मौन हीरो की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो 1956 दिल्ली, 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। ये सही विकल्प है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध में आप पानी मिलाइएगा तो पानी दूध का रंग ग्रहण कर लेता है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप अंबेडकर के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है कि संविधान का निर्माण, इसमें जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव साहब अंबेडकर जी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध, पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी जो उनके अंदर चिंतन था, जो उनकी रचनात्मकता थी, उसके लिए उनको प्रेरणा किससे मिली थी? बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिबा फुले से, इनमें से सभी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अंबेडकर जी बुद्ध से भी प्रभावित थे, कबीर से भी प्रभावित थे और ज्योतिबा फुले जी से भी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो आपको पता है कि ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ये जो है जाति पाति तोड़क मंडल के लिए ही ये भाषण लिखा गया था और वहाँ पे जो है ये कार्यक्रम नहीं हो सका, ये भाषण प्रस्तुत नहीं हो सका। तो बाद में इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में अंबेडकर जी ने छपवाया और ये पर्याप्त जो है प्रसिद्ध हुआ। ये 1942 में होना था, 40 में, 36 में, 38 में। तो सही आपका ऑप्शन है 1936 में ये जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में होना था। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है? हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये भाषण लिखा गया था प्रस्तुत होने के लिए, बाद में ये किताब के रूप में छपा और उसमें ये छपा निबंध रूप में। तो ये है निबंध। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, इनमें से सभी। तो ये उपयुक्त जो तीनों पुस्तकें हैं ये अंबेडकर जी की लिखी हुई हैं और इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, इसमें से कोई भी एक पुस्तक देख करके बाकी 3 पुस्तकें अलग देख करके पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखनी है कि ये डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्यकुशलता के लिए। उसका कहना है कि कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि श्रम का विभाजन हो। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्रास। तो ये जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी का संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपके यहाँ पाठ के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया है? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भाषण जिसका एक अंश यहाँ पाठ के रूप में दिया है, इसका रूपांतर किया है हिंदी में ललई सिंह यादव ने। तो आपको ललई सिंह यादव याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो आपको पता है अंबेडकर जी एक दलित परिवार से थे और शायद यही कारण था कि जो है वो दलितों के मसीहा हुए और उन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीयों के लिए अंबेडकर जैसा व्यक्ति होना उन्हें गर्व का एहसास दिलाता है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवाद में। तो जातिवाद में लेखक को जो है विडंबना दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई, भीमा बाई। तो अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमा बाई। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। कब की? 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है,
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो साफ साफ लिखा है स्पष्ट रूप से कि लेखक की दृष्टि में, यानी भीमराव जी की दृष्टि में, अंबेडकर जी की दृष्टि में ये विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कहीं भी कमी नहीं है, यानी इसके समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा ही आदर्श समाज चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का जो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो प्रत्यक्ष कारण मानते हैं वो जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? अभी थोड़ी देर पहले इस पुस्तक का जिक्र हुआ है, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान भरना है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। न केवल सामाजिक पहलू की दृष्टि से आप देखेंगे तो जाति प्रथा हानिकारक है, वरन आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। आपको याद रहेगा महू मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो हम भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पे भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं, जबकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को जानते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जानते हैं। जब जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। तो जाति प्रथा क्या है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन का जो आधार है वो क्या है? पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? या मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, या यह मनुष्य को रोजगारोन्मुखी बनाती है, या मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है? तो जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हुआ। जाति प्रथा क्या करती है? मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अगला प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। 5 के हिसाब से देखें तो विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है वो क्या है? भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। इसके पहले हमने आपको चर्चा की थी, कबीर, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की रचनात्मकता के लिए उनको प्रेरणा दी थी। अगला प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। अगला प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबद्ध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और अभी है क्या जाति प्रथा? ये मनुष्य की रुचि पर आधारित है, ये गलत ऑप्शन है। यह पैतृक पेशा से संबद्ध नहीं है, ये पैतृक पेशे से ही संबंधित है। इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, नहीं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना, अनुभवहीनता, एक कार्य कुशलता का अभाव, एकता का अभाव। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था वश करना। तो ये सही ऑप्शन है। निर्धारित कार्य को जब अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना पड़े या व्यवस्था वश करना पड़े तो ये उत्पीड़न और गरीबी से भी बड़ी समस्या होती है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, जो उसका पैतृक पेशा हो, बेरोजगारी बढ़ाता हो, रोजगार को बढ़ावा देता है। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, अर्थात जो उसका पैतृक पेशा है वो वही चुन सकता है, दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आधुनिक मनु कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चालित, प्रवाहित, स्वचालित। तो संचारित का जो शब्दार्थ है वो क्या है? प्रवाहित, इसका मतलब होता है प्रवाहित। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का वांग्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो डॉक्टर अंबेडकर का वांग्य हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो द कास्ट इन इंडिया वेयर देयर मैकेनिज्म, ये रचना है भीमराव अंबेडकर जी की। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का प्रधान कारण था? बौद्ध धर्म में श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचार, हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव, पिता को दिया गया वचन, सविता अंबेडकर से विवाह। तो जो प्रमुख कारण था वो था हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर को किस वर्ष भारत का सर्वोपरि सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सन 1956, 1980, 1990, 2001। तो सन 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन के साथ साथ आपत्तिजनक रूप है? श्रम विभाजन, उत्तराधिकार रूप, श्रमिक विभाजन, न्यूनतम प्रतिफल। तो श्रम विभाजन के साथ साथ इसका आपत्तिजनक जो रूप है वो है कि ये श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का पेशा या कार्य का चुनाव कर सकने के लिए आवश्यक है व्यक्ति की क्षमता का विकास, व्यक्ति की रुचि का विकास, भौतिक संसाधनों का विकास, चयन में प्राथमिकता। तो ये जरूरी है व्यक्ति की क्षमता का विकास हो तभी वो अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जिसमें उसकी रुचि ना हो, जिसमें उसकी योग्यता ना हो, जो उसकी जाति का पेशा ना हो, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। तो किसी भी ऐसे पेशे को चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो।
अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के श्रम विभाजन में कोई स्थान एवं महत्व नहीं है। वंश परंपरा का, परंपरागत पेशे का, धन का, व्यक्तिगत भावना एवं रुचि का। तो जाति प्रथा के श्रम विभाजन में व्यक्तिगत भावना एवं रुचि का कोई महत्व नहीं है। वंश परंपरा का भी महत्व है, परंपरागत पेशे का भी महत्व है, धन का भी महत्व, केवल व्यक्तिगत भावना और रुचि का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के संकलित भाषण की दूसरे अंश का शीर्षक है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जातिवाद की समस्या, मेरी कल्पना का आदर्श समाज की समस्याएं। तो दूसरा जो अंश है उसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसमें उन्होंने अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में बताया है। जबकि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा ये पहले अंश का शीर्षक है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के आदर्श समाज के आधार बिंदु होंगे स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व, सत्य, अहिंसा, प्रेम, जाति विहीन समाज, नियंत्रण, अनुशासन एवं कठोरता। तो अंबेडकर के जो आदर्श समाज होगा उसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को व्यक्ति के किस अधिकार में निहित किया जाना चाहिए? समता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में, वैधानिक न्याय के अधिकार में, शिक्षा के अधिकार में। तो मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में निहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और राजनीतिज्ञ के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है समता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रगति। तो व्यवहारिक एवं राजनीतिक के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? समता है। मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न, उक्त सभी। तो मनुष्य की क्षमता उपर्युक्त तीनों बातों पर निर्भर करती है। वंश परंपरा पर भी निर्भर करती है, सामाजिक उत्तराधिकार पे भी और मनुष्य के अपने प्रयत्न पे भी। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जितने बन सकते थे वो हमने बनाए। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पाठ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत में श्रम विभाजन से निर्मित जाति प्रथा की श्रमिक विभाजन के साथ ही एक अन्य बुरी विशेषता है। यानी श्रम विभाजन से जाति प्रथा से जो एक श्रमिक विभाजन हुआ, इसके अलावा भी एक बहुत बुरी बात है, वो है ऊंच नीच की संज्ञा। तो अगला है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन आधारित नहीं होता है मनुष्य की रुचि पे। श्रम विभाजन रुचि पे आधारित नहीं होता है, वो उनके जो पैतृक पेशा है उस पे आधारित होता है कि अगर पिताजी जो है बढ़ई का काम कर रहे हैं तो बेटा भी करेगा, भले ही उसकी उस बात में रुचि ना हो। खैर, ये 1936 की बात है। अभी गंगा में बहुत पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है, अब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रह गई हैं। ये अलग बात है कि अंबेडकर के इस भाषण को आज भी प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है स्थानों पे अभी भी थोड़ी बहुत स्थितियां कमोबेश इसी रूप में हैं। आगे देखेंगे, जाति प्रथा के श्रम विभाजन के आधार पर मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। गर्भधारण के समय ही उसका पेशा निर्धारित हो जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। जाति प्रथा क्या है? मनुष्य को जीवन भर एक पेशे से बांध देती है। अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा की आलोचना को सुनकर श्रोताओं का प्रमुख प्रश्न क्या होगा? जब अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनेंगे लोग तो क्या पूछेंगे कि आदर्श समाज क्या है? उनके जहन में जो पहला प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि आदर्श समाज क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अगला प्रश्न है, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है तो उसका अर्थ है दासता की जकड़। अगर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो अभी भी दासता की जकड़ में है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में यह शब्द ही विवाद का विषय रहा। यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय जो विवाद हुआ सबसे ज़्यादा वो समता शब्द को लेकर के हुआ है, या समता के को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद रहा है। समता के आलोचकों का सबसे वजनी तर्क होता है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, और अंतिम जो स्टेटमेंट है कि शाब्दिक अर्थ में असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है, और नियामक सिद्धांत क्या है? क्षमता का। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी कि आपको अगर इस पाठ से जो है बहुविकल्पी प्रश्न आए तो आपसे गलत ना हो। इसके अलावा हम इस पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर का भी वीडियो बना चुके हैं। कक्षा 12
के सभी पाठों के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और आपके जो भी सुझाव और सलाह हो ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपका फ़ायदा हो और आप अपना जो है सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।